हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एवोल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 45 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पुट ऑन किए हुए हैं। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, श्रिंकिंग ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो बच्चों, बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। सो इट इज रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सी इज योर राइट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ डार्विन स्टेट्स दैट। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड थ्रू म्यूटेशंस, स्पीसीज नेवर चेंजेस विद टाइम, नेचर सेलेक्ट्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बेटर अडेप्ट इन एटमोसफियर, एवोल्यूशन इज इन एग्जिस्टेंट। तो डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है नेचर जो होती है वो हमेशा बेटर को सिलेक्ट करती है। नेचर सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बेटर अडेप्ट इन एटमोसफियर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या ये ड्रग रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है? डार्कनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, या प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस विद द सराउंडिंग, या फिर डिफेंसिव एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो मौत होती है वो अपने आप को कलर के अंदर हाइड कर लेती है। ठीक है, तो कैमोफ्लेज का ये एग्जाम्पल है। दैट मीन्स प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस विद द सराउंडिंग। दिस इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बच्चों पढ़नी है आपको ध्यान से और बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द यूकैरियोटिक सेल्युलर फॉर्म्स अपीयर्ड ऑन अर्थ। सेकंड है अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड। फोर्थ है फिश लाइक रेप्टाइल्स, फिशेज, क्रोकोडाइल्स इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फोर्थ जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल गलत दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिख रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। तो इसका भी आ जाएगा हमारा सी आंसर। द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल, बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल विच वॉज 20 फीट इन हाइट एंड हेड, एक्चुअली में ये हेड नहीं है बच्चों, ये HAD है। ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है HAD, हेड ये वाला। डैगर लाइक टिथ वॉज टायरेनोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, इस्थायोसोरस, ब्रोंटोसोरस। तो जो बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल था और जिसके डैगर लाइक टिथ थे वो था बच्चों टायरेनोसोरस रेक्स। इसके पीछे रेक्स भी लगता है, ये पूरा नाम होता है इसका, टायरेनोसोरस रेक्स। ओके। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो बच्चों, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो होती है इसको आप याद रखने का बहुत अच्छा सा तरीका है, ऐसे याद रख सकते हो आप, HD and AC, इस टाइप से आप तरीके इसको याद रख सकते हो। H का मतलब होमोलोगस, तो होमोलोगस जो होता है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। A का मतलब एनालोगस, ये कन्वर्जेंट को शो करता है। ठीक है, तो HD, कोई भी आप फोटो डाउनलोड करते हो HD में डाउनलोड करते हो, और AC घर में होती है, तो HD और AC से आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें D दिया हुआ डाइवर्जेंट का, तो इसका हो जाएगा हमारा होमोलोगस HD से। ओके। फॉसिल्स आर यूजफुल इन, जो धरती के नीचे खुदाई में हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनका क्या उपयोग है? स्टडिंग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो फॉसिल्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टडी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, जो लुप्त हो चुके हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक बात है भाई। ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, भाई कोई ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है, वो कैसा दिखता था, वगैरह वगैरह। दैट मीन्स हम दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं, बोथ A and B। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड। अलग अलग तरह के फंक्शनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं कॉमन एंसेस्टर से। तो जब एक कॉमन एंसेस्टर से बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, नॉन एडेप्टिव रेडिएशन, या रिग्रेसिव। तो इसको बोलते हैं बच्चों एडेप्टिव रेडिएशन। जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर की बात होती है वहाँ पे हम कॉमन एडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे उसको।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज शोन बाय डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस जो बर्ड्स थे उनकी बात है, वो किस तरह के एवोल्यूशन की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, बायोकेमिकल एविडेंस या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। डार्विन फिंचेस हमें इशारा करते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, क्योंकि वो अलग अलग हमें आइलैंड्स पे मिले थे। जो फिंचेस थे वो हमें गैलापागोस के जो अलग अलग आइलैंड्स थे उनके ऊपर हमें अलग अलग बर्ड्स मिले, तो ज्योग्राफी के हिसाब से हमें वहाँ पे प्रूफ मिलता है एवोल्यूशन का, इसलिए हमने बायोजियोग्राफी का एविडेंस यहाँ पे किया है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डार्विन फिटनेस? डार्विन फिटनेस का क्या मतलब है? एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, हाई एग्रेसिवनेस, हेल्दी अपीयरेंस या फिजिकल स्ट्रेंथ। डार्विन फिटनेस का मतलब है एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ए इज योर राइट आंसर। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किस चीज को एक्सप्रेस करता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इट इज लेसर देन 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज मोर देन 1, पी स्क्वायर प्लस 3pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है, सीधी सी आपके एनसीईआरटी की इक्वेशन है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैच करना है आपको इनको, एक तरफ लिखा हुआ है एनालोगस ऑर्गन्स, यूरे एंड मिलर, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ह्यूमन एम्ब्रियो हैव गिल्स, और दूसरी तरफ है ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, एक्सपेरिमेंट, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई ये तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, एनालोगस की तरफ इशारा कर रहा है। यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया था केमिकल एवोल्यूशन का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था लैब में, भाई इस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स बने। ओपेरिन एंड हेल्डेन भाई साहब ने सिर्फ थ्योरी दी थी। ओके, सो इसका आ जाएगा 3 वाला। ह्यूमन एम्ब्रियो हैव गिल्स, ये हमें क्या बता रहा है? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर गिल्स अपीयर होते हैं, तो गिल्स बड़े होने के बाद तो नहीं होते हैं, तो क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे वो फिश वगैरह हमारे एंसेस्टर थे, तो हमें वहाँ से हमारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो ये 4 पॉइंट लिख रखे हैं, इनमें से आपको सीक्वेंस बना के बताना है कि पहले कौन सी सीक्वेंस आएगी, बाद में कौन सी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड सेल। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स 2 वाला, और ऑर्गेनिक मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स बनते हैं इनके ग्रुप से, दैट मीन्स उसके बाद आएगा 1, और उसके बाद है डीएनए बेस्ड सेल, यानी कि उसके बाद आएगा 4। तो 2 3 1 4 आएगा, 2 3 1 4, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इन द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, 1 लाख to 40,000, आज से 1 लाख से 40,000 साल पहले जो ह्यूमन रहता था, जो आज एक्सटिंक्ट हो चुका है, इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, लोकेशन भी बताइए, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, विद द क्रेनियल कैपेसिटी दी हुई है 1400 cc। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है कि वो अपने शरीर को ढकने के लिए हाइड्स का यूज़ करते थे, मतलब कि एनिमल की जो खाल होती है उसका यूज़ करते थे। और बरीड देयर डेड, और अपने जो उनके साथी जब मर जाते थे तो उनको दबाते थे वो। तो ये किसके अंदर था? होमो हैबिलिस के अंदर, निएंडरथल के अंदर, क्रो-मैग्नन के अंदर, या रामापिथेकस के अंदर? तो सबसे पहले ये जो खूबियाँ थी 1400 cc ब्रेन, अपने मृत लोगों को दबाना, अपने बॉडी को ढक के रखना, ये सब पाया जाता था निएंडरथल के अंदर, और निएंडरथल का ब्रेन जो था वो था 14 cc। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, स्टडी ऑफ पेडिग्री ऑफ लाइफ, डेमोग्राफिक स्टडीज, ओनली एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है बच्चों
लाइफ फॉर्म की जो हिस्ट्री है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जीव पहले कैसे थे, बाद में वो कैसे कैसे विकसित होते चले गए। तो हम जीवों के विकास की प्रक्रिया देख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री में झांक के। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज, अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, कि जब अर्थ बनी थी नई नई उस टाइम पे अर्थ के ऊपर किस तरह का एटमॉस्फेयर था। तो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है इनिशियल स्टेज पे। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, तो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था। O3 मीथेन, O2 एंड H2O। तो O3 मीथेन, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाला वैसे ही कैंसिल हो गया। सेकंड में भी ऑक्सीजन दे रखा है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। थर्ड में है हाइड्रोजन, CO2, वाटर वेपर एंड मीथेन। और लास्ट में दे रखा है हमें मीथेन, NH3, H2 एंड वाटर। तो वाटर था ही नहीं उस टाइम पे, वाटर जो था वो वेपर की फॉर्म में था। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो धरती पे जीवन आया है वो आउटर स्पेस से आया है। थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, नन ऑफ देम। बच्चों थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस तो ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीज़ों से बनी है, मतलब कि ये तो नहीं होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि भगवान ने जीवन बनाया है, ब्रह्मा ने या इन्होंने बनाया है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। थ्योरी ऑफ पांसपर्मिया ये कहती है कि धरती के ऊपर जो जीवन है वो स्पेस से आया है, स्पोर की फॉर्म में, स्पेस के अंदर स्पोर की फॉर्म में जीवन बना और उन स्पोर्स को धरती पे छोड़ दिया गया। द फर्स्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर इनिशियली अपीयर्ड इन, फर्स्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो था वो कहाँ पे अपीयर हुआ, एयर में, माउंटेन पे, ओशियन में या सॉइल में। तो सबसे पहले जो सेल बनी थी वो पानी के अंदर बनी थी, यानी कि ओशियन इसका राइट आंसर होगा। What was the name of the ship used by चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो शिप यूज़ किया था ड्यूरिंग हिज सी वोएज, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान जो उसने शिप यूज़ किया था उस शिप का नाम बताना बच्चों आपको। HMS बीगल, HMS ईगल, HSML बीगल, MSH बीगल। सो द राइट आंसर इज HMS बीगल। एवोल्यूशन इज discontinuous process, stochastic process, both A and B, none of them। तो बच्चों एवोल्यूशन जो है डिसकंटिन्यूस और स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, दैट मीन्स बोथ A and B। What does the term saltation means? Saltation का मतलब क्या है? Excess of species at a given area, reduced number of species due to harsh conditions, presence of variation gradually, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। यही होता है बच्चों सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, एकदम से अगर म्यूटेशन हो जाती है किसी स्पीसीज में या किसी ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड सॉल्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी के दो मुख्य पॉइंट कौन से हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन, एडेप्टिव रेडिएशन एंड होमोलॉजी, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी के क्लियर कट दो पॉइंट आपको लिखे हुए हैं कि डार्विन की थ्योरी के दो मेन पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। अगर बच्चों आपको खुदाई में फॉसिल्स मिलते हैं चट्टानों के नीचे या नीचे किसी भी जानवर के, किसी भी प्लांट के, तो आप कैसे उसकी एज कैसे पता करोगे? कौन सा आइसोटॉप आप यूज़ करोगे? आप यूरेनियम 238 यूज़ करोगे या कार्बन 14 यूज़ करोगे? आप हैवी नाइट्रोजन का यूज़ करोगे या रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का यूज़ करके उसकी एज फाइंड आउट करोगे? तो बच्चों कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे कार्बन 14 का यूज़ करके हम फॉसिल्स की एज पता करते हैं। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वॉज, सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म आई थी वो कौन सी थी? क्या वो एक बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था, या वो कीमो हेट्रोट्रोफ था, ऑटोट्रोफ था, या वो फोटो ऑटोट्रोफ था? तो बच्चों सबसे पहले जो बना था वो था कीमो हेट्रोट्रोफ। ओके, सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रोफ आते हैं, उसके बाद में ऑटोट्रोफ आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन आर, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पे। थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टाइगर एंड वेल फोरलिम, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो बच्चों ये बाकी के जितने भी है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट है,
टाइगर एंड वेल फोर लिम्ब है, थॉर्न ऑफ बुगलबी एंड टेंड्रिल्स, ये आपके जो एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की है, होमोलॉजी के एग्जाम्पल है। बट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। जो स्वीट पोटैटो है बच्चों, स्वीट पोटैटो मतलब कि शकरकंदी जो है आपका रूट की मॉडिफिकेशन है, ओके, और पोटैटो आपका स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो दोनों का ओरिजिन जब डिफरेंट हो तो हम उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म इज, एटाविज्म का आपको एग्जाम्पल देना बच्चों, फाइंड आउट करना यहाँ पे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फर अपीयर ओवर द बॉडी। बच्चों एटाविज्म का मतलब होता है कि मान लो कि पुराने टाइम पे हमारे एंसेस्टर के अंदर कोई करेक्टर था, फिर बीच में वो करेक्टर डिसअपीयर हो गया और दोबारा से अगर वही करेक्टर रीअपीयर हो जाए तो उसको एटाविज्म बोलते हैं। जैसे कुछ बच्चों की बॉडी के ऊपर बाल दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, फर अपीयर हो जाते हैं, या आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने कान को मूव कर सकते हैं, वो भी एटाविज्म है। बच्चों एटाविज्म को रिवर्जन भी बोलते हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल करेक्टर का दोबारा से आ जाना, एंसेस्ट्रल करेक्टर का दोबारा से आ जाना, इट इज कॉल्ड एटाविज्म और रिवर्जन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब काम करती है, कब प्रभाव होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का? लार्ज पॉपुलेशन पे, मेंडेलियन पॉपुलेशन पे, आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे, या स्मॉलर पॉपुलेशन पे? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है जब पॉपुलेशन कम होती है, स्मॉलर पॉपुलेशन। ह्यूगो डी वरीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, ह्यूगो डी वरीज भाई साहब ने अपनी जो म्यूटेशन की थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो किस प्लांट के ऊपर दी थी? उसने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को दिया था? पिजम सैटिवम यानी कि मटर के पौधे पे, ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे, इनोथेरा लेमार्कियाना या स्नैपड्रैगन। इनोथेरा लेमार्कियाना बोलते हैं बच्चों इवनिंग प्रिमरोज को, और स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन आपका डॉग फ्लावर है। तो ह्यूगो डी वरीज जो था ये काम कर रहा था इनोथेरा लेमार्कियाना पे। इसका दूसरा नाम भी यहाँ पे हो सकता था, दूसरा नाम क्या होता है? इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये मिल जाए, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट्स, तीन तरह के बच्चों हमने नेचुरल सिलेक्शन के टाइप किए थे, तो उनमें से एक था डिसरप्टिव डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग नेचर किसको सिलेक्ट करता है? एक्सट्रीम को, इंटरमीडिएट को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। इसके अकॉर्डिंग बच्चों नेचर सिलेक्ट करता है एक्सट्रीम को। मान लो कि ये तीन कंडीशन है, एक पूरी तरीके से डोमिनेंट है, एक इंटरमीडिएट है और एक पूरी तरीके से रिसेसिव है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कौन है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो है एक्सट्रीम। तो नेचर इनको सिलेक्ट करेगा, इंटरमीडिएट को सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे स्नेल का कलर हमने किया था, जो सैंड के अंदर स्नेल मिक्स हो जाती है डार्क कलर के अंदर चट्टानों में, और एक वाइट जो समंदर के पास की मिट्टी होती है वाइट रंग की, उसमें मिक्स हो जाती है, तो वही ज़्यादा बचती है। Which of the following eras in geographical time scale is called age of reptiles? Which of the following era in geographical time scale is called age of reptile? किसको बोलते हैं age of reptile? कौन से युग को बोलते हैं? पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा या एजोइक एरा? बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। मीजोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? दो स्टेटमेंट पढ़ो पहले ध्यान से, फिर फाइंड आउट करेंगे कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रीज्यूमली एनारोब्स, कि जो शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो नॉन ग्रीन थे और एनारोब थे, नॉन ग्रीन थे और एनारोब थे, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ थे और उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज नहीं किया। ये दो बातें लिख रखी है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट फर्स्ट इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज योर राइट आंसर। Which of the following frequency was described by Hardy Weinberg for an entire population?
जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने अपनी स्टेटमेंट दी थी उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया था, जीन फ्रीक्वेंसी का या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का, फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी का या अलील फ्रीक्वेंसी का। तो उसने अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा था बच्चों अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसी उसने स्टेटमेंट दी थी। मैच करना आपको, एक तरफ लिखा है डार्विन लेमार्क पास्चर डी वरीज, एक तरफ है नेचुरल सिलेक्शन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, शोवान नेक एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो डार्विन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके फर्स्ट वाला हो जाता है इसका। उसके बाद लेमार्क ने क्या दिया था बताओ भाई, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ओके। पास्चर ने शोवान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, और ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मतलब कि जिसके सामने जो लिखा हुआ है वही उसका आंसर है, ओके। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। नेम द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। उनका उस एम्फीबियन का नाम बताना जो धरती पे सबसे पहले आया था और जमीन पे भी रह सकता था, पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता था। सिलोकैंथ, आर्किप्टेरिक्स, लोबीफिन, बोथ ए एंड सी। तो देखो बच्चों सिलोकैंथ जो था ये एम्फीबियन जमीन पे भी रह सकता था, पानी पे भी रह सकता था, और ये लोबीफिन की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स ए एंड सी दोनों करेक्ट हो जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी। डी इज योर राइट आंसर। विच ह्यूमन एंसेस्टर इनिशियली शोड बाईपेडल लोकोमोशन। सबसे पहले ह्यूमन के किस एंसेस्टर ने बाईपेडल यानी कि दो पैरों पे चलने वाली लोकोमोशन शो की थी। तो बाईपेडल लोकोमोशन आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से चलता था जो दो पैरों पे अपने चल रहा था। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो बच्चों ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस तो दोनों जो थे वो टेट्रा पैडल लोकोमोशन थी। उनके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो बाईपेडल लोकोमोशन शो करता है। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी रिसर्च केव पेंटिंग कम इन लाइट ड्यूरिंग। केव पेंटिंग कब लोगों के सामने आई, या मतलब कब से उसकी शुरुआत मानी जाती है। 10,000 ईयर्स अगो, 1,80,000 ईयर्स अगो, 18,000 ईयर्स अगो, या 88,000 ईयर्स। तो केव पेंटिंग का मानते हैं हम बच्चों 18,000 ईयर्स अगो। DDT स्टैंड्स फॉर, DDT की फुल फॉर्म बतानी है बच्चों, क्योंकि मस्कीटो रेजिस्टेंस वाले में DDT के बारे में हमें जिक्र मिलता है नेचुरल सिलेक्शन में जब हम पढ़ते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइथाइल डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोमिथेन, डाइमिथाइल डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो द राइट फुल फॉर्म है इसकी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज द राइट आंसर। टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ नियो डार्विनिज्म थ्योरी आर। नियो डार्विनिज्म थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट कौन से हैं। नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन वेरिएबिलिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन एंड जीन वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन एंड स्पेसिएशन। तो बच्चों नियो डार्विनिज्म के अंदर हमें दो पॉइंट मिलते हैं, एक होता है हमारा जीन वेरिएबिलिटी, एक है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, और इनके अंदर फिर हम बाकी की चीज़ों को स्टडी करते हैं। बी इज योर राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। द लिविंग एनिमल्स विच पोजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर नोन एज मिसिंग लिंक। दूसरी स्टेटमेंट है ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्सटिंक्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड देयर फॉसिल्स शो करेक्टरिस्टिक ऑफ टू और मोर ग्रुप्स आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। यानी कि एक आपको मिसिंग लिंक की डेफिनेशन दी हुई है, एक कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन दी हुई है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। वेल ये जो दोनों स्टेटमेंट बच्चों ये एक दूसरे की उल्टी दी हुई है, ओके। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट वो कनेक्टिंग लिंक की है, नीचे वाली मिसिंग लिंक की है, तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो द राइट आंसर इज डी। फॉसिल्स ऑफ विच एनिमल वाज फाउंड फ्रॉम आइस एज। आइस एज के अंदर किस एनिमल के फॉसिल्स मिले हैं। एलिफेंट, मैमथ, सिलोकैंथ, आर्कियोप्टेरिक्स।
सो द राइट आंसर इज मैमथ। मैमथ दिखने में तो हाथी के जैसा होता है, लेकिन साइज में हाथी से भी डबल ट्रिपल होता है, और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे बच्चों। आइस एज में इसके हमें अवशेष मिले हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बिहाफ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से हमें सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया, कौन से वाली करेक्ट सीक्वेंस है। जाइगोट से बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से जर्म लेयर, या ब्लास्टुला जाइगोट जर्म लेयर गैस्ट्रुला, जाइगोट गैस्ट्रुला ब्लास्टुला जर्म लेयर, जाइगोट से जर्म लेयर, जर्म से लेयर से गैस्ट्रुला, या गैस्ट्रुला से फिर आगे ब्लास्टुला। देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है जाइगोट। ओके, जाइगोट से होता है फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से आता है फिर गैस्ट्रुला, और फिर आता है फिर 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ए जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। सबसे पहले जाइगोट, फिर उससे बनेगा ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, देन जर्म लेयर डेवलप हो जाएगी और उससे बाकी के ऑर्गन्स बनते हैं। विच ऑर्गेनिज्म शोज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक किस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल और मैमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? बेलेनोग्लोसस, ऑर्निथोरिंकस, सैकोग्लोसस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बच्चों बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है, यानी कि ये दोनों किसके थे? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक थे। हमें रेप्टाइल और मैमल के बीच का बताना है, तो वो है हमारा ऑर्निथोरिंकस। बी इज योर राइट आंसर। द कोर ऑफ अर्थ, द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अर्थ का जो कोर होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसका जो कोर है मतलब सेंटर वाला पार्ट है, ये हैवी एलिमेंट का बना हुआ। कौन से हैवी एलिमेंट का बना हुआ है? आयरन एंड सिलिकॉन, निकल एंड फास्फोरस, आयरन एंड निकल, निकल एंड कोबाल्ट। तो बच्चों जो अर्थ का कोर होता है वो आयरन का और निकल का बना हुआ होता है। दैट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। आफ्टर द बर्थ ऑफ अर्थ द एनर्जी सोर्स दैट फेवर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस वॉज, कि जब धरती बनती है तो एनर्जी सोर्स कौन सा होता है जिसके कारण फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है? अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, या ये सभी? तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर जब धरती नई नई बनी थी तो धरती के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज का डोमिनेशन था, जिसके कारण फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही थी। दिस इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया। फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया बताना है फॉर्म्ड इन वाटर जस्ट आफ्टर कीमो हेटेरोट्रॉफ। कीमो हेटेरोट्रॉफ के बाद में फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा बना? ई कोलाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरियोफेज, या स्ट्रेप्टोकोकस? तो बच्चों सबसे पहला जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो था आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो दिस इज योर राइट आंसर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से बच्चों आपने कितने राइट आंसर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।